केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उससे रिलेटेड हम इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है? प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और वो जो सब्सटेंस बनता है उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक चीज़ और कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या कोई भी चीज़ किसी केमिकल चेंज के अंडर होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एटम बदल जाता है या कुछ नई चीज़ बन जाती है। इट जस्ट कि उसके जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है और उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। सो consider the following situation of daily life and think what happens when a milk is left at room temperature during summers, an iron tawa pan and nail is left exposed to humid atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body and we respire. So all these examples they are the examples of chemical reaction. जैसे मिल्क है वो ख़राब हो जाता है, कोई भी आयरन पैन या नेल या ऐसी चीज़ों को जब हम मेटल इन चीज़ों को हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर या वाटर के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो रस्टिंग हो जाती है. So these are the example of a chemical change. So in our situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we came to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find out the answer of these questions. तो अभी यहाँ पे we'll see example where we'll see an example. हम सब हमारी लैब्स में यूजुअली मैग्नीशियम रिबन हमने देखा होगा. उस पर हम देखते हैं जब यूजुअली मैग्नीशियम जो रिबन होता है उस पर एक लेयर सी होती है जमी हुई वाइट कलर के, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, जिसको हम बाद में सैंड पेपर से घिस के फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो वो बेसिकली वो जो लेयर बन रही है वो बनती क्यों है? तो हमारा जब भी मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में रहता है तो इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है और वो एक तरीके से लेटर ऑन जो मैग्नीशियम की रिएक्शन है ना वो और ऑक्सीजन से नहीं होने देता, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है. तो वो होता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक मैग्नीशियम के रिबन को लेंगे, उसको पहले सैंड पेपर से ऑब्वियसली ऑक्साइड के लेयर को हटाएंगे, फिर इसको हीट करेंगे. हीट करने पे होता क्या है, बेसिकली जो ऑक्सीजन है उसी कॉन्टेक्ट में वो हीट होती है, तो वो जब बाद में इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट पाउडर. ठीक है. So you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. तो हमने पढ़ाई था जैसे कि उस तरीके से होता है. सो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी, तो जैसे एक्टिविटी है जिसमें बोला है टेक अ जिंक ग्रैनुअल, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेंगे इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, और उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे. तो हमें यहाँ पे चेंजेस, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि ये एक फ्लास्क है जो कॉर्क लगाया हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे जिंक के ग्रैनुअल्स है और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक ग्रैनुअल्स जाते हैं तो इट स्टार्टेड टू रिएक्ट, और जो हाइड्रोजन गैस है वो एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होती है. और हमें पता है लाइक यहाँ पे क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हमारा जो फ्लास्क है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये हमने कुछ चेंजेस देखे. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एक तो रिलीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, फिर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ. तो ये एक तरीके से इंडिकेशन थे यहाँ पे कि ये केमिकल चेंज हुआ है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस. तो एक तरीके से इंडिकेशन है हमारे कि केमिकल चेंजेस हुए. जब होते हैं तो ये इंडिकेशंस आते हैं, जैसे कि कलर स्टेट में चेंज हो जाता है और जैसे हमने यहाँ देखा इनके बबल्स बनना शुरू हो गए, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई, कलर चेंज होने लगता है, गैस का इवोल्यूशन हुआ, यहाँ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ टेम्परेचर में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो ये बीकर गर्म हो गया जिसकी वजह से कोनिकल फ्लास्क. एज यू ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, यू कैन सी दैट there is a large variety of a chemical reaction that taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and the symbolic representation in this chapter. मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. द सिंपल वे टू राइट दिस इन अ फॉर्म इज अ वर्ड इक्वेशन. तो सबसे शॉर्ट फॉर्म में मतलब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को, वो है एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए. सो द वर्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो ये अभी सिंबल नहीं लिखे हैं, सिर्फ वर्ड फॉर्म में.
मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। फिर द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन के मतलब जिसके साथ केमिकल रिएक्शन होती है उस जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है, इन दोनों की साथ इन दोनों को मिलाकर मतलब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम आर रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस जो बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। वर्ड इक्वेशन शोज दैट द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच का जो फॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है, इसको इन्होंने एक एरो से दिखाया है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखा जाता है जिनको पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। और सिमिलरली प्रोडक्ट जो है उनको राइट हैंड साइड से पे लिखा जाता है विद अ प्लस साइन, ठीक है, बिटवीन देम। प्लस साइन यानी कि मतलब अगर दो होंगे तो ऑब्वियसली आप प्लस लगाओगे बीच में। सो द ओवरहेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये बेसिकली जो दिख रहा है इसका हेड ये दिखा रहा है कि इधर को हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो अभी हमने देखा, पीछे हमने वर्ड इक्वेशन देखी, तो नाउ विल सी कि एक केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बिकॉज दैट वाज अ प्रीटी लॉन्ग, वी वर यूजिंग द names of element. So chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. तो अगर हम chemical formula use करें instead of word तो हमारे लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, तो वो इक्वेशन एक तरीके से उस रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू रिकॉल अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला पता है, Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS arrow. तो नंबर ऑफ एटम्स हम काउंट करेंगे। इन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ओके, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of elements same on both sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is not balanced because the mass is not same as on the both side of equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation of a reaction. तो इक्वेशन 1.2 skeletal chemical equation of the burning of magnesium। तो मतलब बेसिकली इक्वेशन ये बोल रही है कि इस रिएक्शन ये इक्वेशन जब हम देखेंगे तो ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड इन द सेंस कि जब मैं नंबर ऑफ स्पीशीज़ गिनूंगी, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो ये अभी बैलेंस नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ जो एटम्स है बोथ साइड में वो इक्वल नहीं है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस क्यों होना ज़रूरी है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ऐसी इक्वेशन को, ये जो 1.2 ये जो इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों साइड्स पे अगर इक्वल हो तो हम उसको बैलेंस बोलते हैं। नाउ द थिंग्स कम कि बैलेंस क्यों होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसीलिए दोनों साइड्स पे एटम्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। आप किसी भी रिएक्शन में आगे जाओगे पढ़ोगे तो यू विल सी दैट रिएक्शन बैलेंस जब तक आप नहीं करोगे तो इट इज़ नॉट completed. So recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction, as we studied above. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction. In other words, the number of atom of each element remains the same before and after the chemical change. मतलब ऑब्वियसली बात है ना, केमिकल चेंज में ऐसा तो है नहीं कुछ नई चीज़ बन जाएगी। मतलब यही होगा कि एक चीज़ है जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब अगर कोई A है तो वो A से जो है वो B में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई C नाम की चीज़ बना देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इसीलिए हम बैलेंस करते हैं टू शो कि इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी है। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। हाउ हैंस
वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो अभी इक्वेशन 1.2 हमने देखा ऊपर कि ये बैलेंस नहीं है, तो अभी हम इसको बैलेंस करके भी देखेंगे। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड है। तो हमने पीछे अभी जो जिंक के ग्रैनुअल्स वाला किया था, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, फिर जिंक सल्फेट हमारा बना था, और हाइड्रोजन एज अ गैस जब भी निकलती है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो गैस हमारी रिलीज हुई थी। सो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व बोथ द साइड। तो देखो इन्होंने वैसे टेबल सी बना रखी है, लेकिन जब आप बैलेंसिंग करोगे सो यू नीड नॉट टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू कैन डू इट स्ट्रेट, बट यहाँ थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझाया है। LHS में देखो जिंक कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पे जिंक कितना है 1, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2, और हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, सल्फ़र कितना है 1, सल्फ़र कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। तो ये तो बैलेंस्ड है, क्योंकि दोनों साइड पे जो एटम्स हमारे हैं कंपैरेटिवली वो इक्वल है। सो लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब जैसे हमारे पास ये है आयरन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, तो ये हमारा बना रहा है, तो हमें इसको चेक करना होगा। तो इसको हम अब बैलेंस करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। इन्होंने बॉक्स में डाल रखा है, वैसे वी डू नॉट नीड टू फॉलो दिस स्टेप एज इट इज़ लाइक पहले बॉक्स बनाओ फिर ये करो, वी कैन सिंपली डू इट, बट दे हैव जस्ट ब्रोकन डाउन द स्टेप्स। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम, तो वही सेम चीज़ हम नंबर ऑफ एटम देखेंगे दोनों साइड पे। आयरन 1 है, ठीक है, आयरन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे आयरन ज़्यादा है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है H2O है, और ये है Fe3O4 प्लस H2 है, ठीक है। Fe ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। Fe कितना है हमारे पास, लेफ़्ट साइड पे 1, राइट पे 3। H कितना है हमारे पास 2, लेफ़्ट में है, राइट पे 2 है। ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो मुझे इक्वल करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे इसको 4 बनाने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इनको मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इनको ऐड कर दूँगी, यानी कि Fe के आगे मैंने कितना 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो उसके आगे 3 लिख दूँगी। और हाइड्रोजन में देखो मैंने 2 लिखा है ना यहाँ पे, तो 2 का 2 एज इट इज़ ही है, तो H2 का H2 ही रहेगा, है ना। बट यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के आगे 4 ऐड किया, तो यहाँ जैसे ही 4 ऐड करा तो ये 4 हो गया, बट यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 2 से 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 3 2 से 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, तो Fe3 एज इट इज़ था, राइट हैंड पे कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन में 3 ऐड किया है, तो यहाँ 3 करेंगे, बस हो गया बैलेंस। यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 का 3 है, एज यू कैन चेक। तो दैट्स हाउ वी नीड टू बैलेंस, ठीक है। मेरी बैलेंस इक्वेशन जो हमने पीछे करी थी वही है ये। नाउ नोट द सिंबल गैस। अब आपने देखा होगा गैस लिखा था, किसी के आगे गैस लिखा था, है ना। H2 इज़ यूज्ड विद H2 के साथ गैस यूज़ किया था टू इंडिकेट दैट इट इज़ इन रिएक्शन वाटर इज़ यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टीम। कोई भी रिएक्शन जो होती है ना, वो कंप्लीट जब आप लिखते हो ना, तो उसका एक तरीका होता है। सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हो, नो डाउट। फिर ये जो आगे लिखा होता है ये बैलेंस्ड होता है सारा, है ना। ये जो नंबर्स आपने लिखे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये बैलेंसिंग के लिए होते हैं। और ये जो गैस होता है वो कौन सी स्टेट में है, तो पहला उसका सिंबॉलिक फॉर्म, फिर दूसरा हो गया कि
उसको बैलेंस करके, और तीसरा हो गया उसकी स्टेट क्या है, मतलब ये गैस में है, इसी में सॉलिड में है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई रिएक्शन कंप्लीट मानी जाती है, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी कंप्लीट। आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो दो, बिकॉज अब पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं लिख सकते। तो दैट्स क्या होता है, कई बार कुछ रिएक्शंस होती है जहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रिएक्शन की जाती है, या कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो गैशियस फॉर्म में दोनों, यहाँ पे 340 एटीएम जो इसका प्रेशर है उस पर इसको रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए दैट इज़ मैंशनड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का रिएक्शन है, तो सनलाइट में और क्लोरोफिल में हो रहा है, तो वो हमने मेंशन किया है। तो इसीलिए दैट्स हाउ एक केमिकल, मतलब हमने यहाँ पे एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट आप कैसे करते हो। तो विद दैट वी हैव डन वन पार्ट।